हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, इसके बारे में देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज वगैरह यहाँ पर आए भारत में, उस समय चरवाहों का जीवन किस प्रकार था। तो शुरू कर लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगा दी और उनमें जो लगान वसूल किया जाता था उसमें वृद्धि हो गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। सबसे पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील करना चाह रही थी। ज़मीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा सोर्स था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, उसमें जूट यानी कि पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो सकता था। उनकी इंग्लैंड में बहुत बड़ी ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना किसी खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। लगान मिलता था, ना ही लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में परती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन नियम कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीनों को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इन जमीनों को खेती के लायक बनाने और उन पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं चरवाहों की ही थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरवाहे क्या हो गए, सिमट गए। अब यहाँ पर दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात में ये कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चारावाहों को चारा चरवाहों के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए, लेकिन कुछ आवाजाही पर अब भी क्या है, बंदिशें लगी हुई थी। औपनिवेशिक अधिकारों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगल पौधों और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। इनकी राय में चरवाहों के रेवड़े छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त में क्या है, रुक जाती है। इन वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब इन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य बहुमूल्य हुआ करते थे। कुछ यहाँ पर नया टर्म है, परंपरागत अधिकार। परंपरागत अधिकार मतलब जो उनको सालों से वर्षों से उनके पास थे, वही क्या है, रीति रिवाज जो थे, वही उनके परंपरागत अधिकार थे। आगे हैं उनके यही जो सोर्स थे, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ पर भी उन्हें कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, तो परमिट लेने की व्यवस्था कर दी। जंगलों में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितना भी क्यों ना हो, चारों तरफ घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकालना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह
समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो जुर्माना लगा दिया जाता था। तो ये थी कुछ। अब यहाँ पर क्या है, 1920 के दशक में रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट में लिखा कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग और कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण की वजह से चारवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किलें पैदा हो रही थीं। उनकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई, उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक में भी गिरावट आई, और क्या है, कर्ज यहाँ पर बढ़ते चले गए। तीसरी बात में क्या लिखा है कि अंग्रेज अफसर जो है घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखा करते थे। वे गांव-गांव जाकर उनकी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों व उनके रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रण करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती थी। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत जो है दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस गांव के लागू होते ही ऐसे सभी सदस्यों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों के बस जाने का हुक्का सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई और ग्राम पुलिस पर सदा नज़र रखने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर चौथी बात की बात करते हैं, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का हर संभव क्या है रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स जो है वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से लेके 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को पैसा भी देते थे। उसे वसूल करने के लिए साल भर से भी ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना कर वसूला करते थे। और 1880 के दशक में आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी किया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था और चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं उतना उनको टैक्स चुकाना पड़ता था। आगे है, इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जिन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई, जैसे जैसे ये ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में ले लिया, उन्हें खेतों के में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगे। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गड़ेड़िए और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिनों तक ही एक इलाके में चराते थे और उनके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों। तो यहाँ पर मैप है, गुज्जर बकरवाल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में, भोट या गुज्जर जो है उत्तराखंड में, बंजारे जो है ये यहाँ पर
पाए गए, मतलब राजस्थान वाले इलाके में। रायका भी राजस्थान वाले इलाके में। मरुस्थल क्षेत्र मलधारी हो गए। गुजरात वाले में बंजारे जो है मध्य प्रदेश में भी हैं। मोनपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और कुरुमा, कुरुबा और गोल्ला ये वाले जो हैं वो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है। कुरुमा, कुरुबा, गोल्ला और धंगर जो है महाराष्ट्र वाले इलाके में है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग अगर हम याद कर लेंगे तो क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी इस तरह की शब्दावली दिखेगी तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो है चरवाहों के नाम है और कहाँ पर ये पाए जाते थे। तो इसका हम सटीक से जो है आंसर दे पाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और सूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। आगे है चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था, तो चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका मतलब वही राजस्थान वाले 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत में और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें इस तरफ उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे। वहां कटाई के बाद खाली पड़े पेड़ खेतों में से वे मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से भी मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ साथ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह पर बस गए। इनमें से कुछ जो है नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज के पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों और छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगहों पर तो इनकी संख्या की वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी गई, अपनी दिशा बदल लेता, रेवड़ छोटा कर लेता और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने पड़ते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवस्थित रास्ता है। खैर जो भी है, चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नई कानूनों और बसाहटों के तौर तरीकों से इनके आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी ढर्रा बदलने में मजबूर हो गए। तो अब हम देखेंगे, ये तो था हमारा भारत के बारे में। वही हम देखेंगे कि इसी समय जो है अन्य देशों में चरवाहों का जीवन कैसा था। तो अफ्रीका के देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।